सैली यानी की हत्या बहुत दर्दनाक थी, लेकिन जिस बात ने उस 18 वर्षीय की मौत को और बदतर बना दिया वह यह थी कि वह अपने घर के ठीक बाहर मौजूद थी जब सुबह के समय उस पर हमला हुआ, और जब तक उसके दर्द की चीखें सुन पड़ोसी बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कौन थी सैली एनी बोमन? साल 1987 में दक्षिण लंदन के कार्सल्टन में जन्मी सैली एनी लिंडा ब्राउन की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी। सैली ने द ब्रिट स्कूल में आर्ट्स की पढ़ाई की और फिर कई जगहों पर पार्ट टाइम नौकरियां भी की। पढ़ाई के बाद करियर बनाने के लिए उन्होंने मॉडलिंग को चुना। 6 फीट की हाइट, खूबसूरत चेहरे और कम्पिटिटिव स्किल्स की वजह से उन्होंने मॉडलिंग और सिंगिंग की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। थोड़े ही समय में काफ़ी मशहूर भी हो गई थी। पर कहते हैं ना, बुरा वक्त बोल कर नहीं आता। जिंदगी में कब किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए कोई बता नहीं सकता। 24 सितंबर 2005 को शनिवार का दिन था और बाकी सभी 18 साल के बच्चों की तरह सैली और उसकी बड़ी बहन एक लंबे सप्ताह के बाद शहर में नाइट आउट का प्लान बना रहे थे। नाइट आउट के लिए उन्होंने लॉयड्स बार क्रैडन हाई स्ट्रीट को चुना। बार में पहुंचकर सभी फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे थे और सब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन पार्टी करते हुए अब रात के 1 बज चुके थे और सैली घर जाने के लिए तैयार थी। वह अपने एक दोस्त को उसके घर तक छोड़ने के लिए कैब का इंतजार करने लगी। अपने दोस्त को घर छोड़ने के बाद सैली ने अपने एक्स बीएफ लुइस को कॉल किया ताकि वह उसे उसकी कार में घर छोड़ दे। लुइस उस समय किंगस्टन शहर के द वॉक्स नाइट क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। सैली का कॉल आने के बाद वह तुरंत उसके पास पहुंच गया और करीब 2:30 बजे लुइस ने उसे अपनी कार में बिठाया और वापस घर की ओर चलने लगा। बीच रास्ते में दोनों के बीच उनके रिलेशनशिप को लेके बहस होने लगी कि किसकी गलती की वजह से उनका रिलेशनशिप खत्म हुआ और कैसे एक दूसरे को दोनों ने चीट किया था। इस घटना को याद कर लुइस कहता है, उसने सोचा था सैली उस रात दूसरे लड़कों के साथ थी और सैली भी यही सोच रही थी कि मैं लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। इसके ऊपर भी हम दोनों में चीखना चिल्लाना हुआ, पर यह चीख पुकार इतनी तेज नहीं थी कि किसी ने कार के बाहर हमारी बातें सुनी होगी। लड़ाई के बाद हम दोनों नॉर्मल हो गए थे और सैली नहीं चाहती थी कि मैं घर जाऊं। वह मुझे अपने साथ रुकने के लिए बोलने लगी और हम फिर बहस करने लगे। कुल मिलाकर जब हम सैली के घर पहुंचे तब लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। तंग आकर लुइस ने अपनी कार का दरवाज़ा खोल सैली को जाने के लिए कहा, पर वह मना कर रही थी। फिर लुइस खुद भी कार से बाहर आ जाता है और सैली को कार में से निकलने को बोलता है। इसके बाद सैली यानी कार से बाहर निकलती है और अपना हैंडबैग उठाकर फिर से एक बार लुइस को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर लुइस नहीं मानता है। वह अपनी कार में बैठ जाता है और सैली को उसके घर में जाने के लिए बोलता है। लुइस कहता है कि आखिरी बार जब उसने सैली को देखा था तो वह अपने गार्डन से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और इसके बाद वह अपनी कार को ड्राइव करके वहां से चला जाता है। लगभग 4:30 बज रहे थे तब सैली अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन घर में घुसने से पहले ही एक हमलावर उसे पकड़ लेता है और ताबड़तोड़ उस पर कई बार चाकुओं से हमला करने लग जाता है। इस हमले से सैली दर्द से तड़पने लग जाती है और मदद के लिए रोने चीखने लगती है। उस रात सैली की चीखें उसके पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन किसी ने भी बाहर जाके जानने की कोशिश नहीं की कि कौन रो रहा था। कई बार चाकू के हमले और ज़्यादा खून बहने के कारण सैली वहीं दम तोड़ देती है। हमलावर इतना क्रूर होता है कि इसके बाद भी वह रुकता नहीं है। मरने के बाद वह सैली की बॉडी के साथ बलात्कार भी करता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद पड़ोसी में से एक व्यक्ति कुछ काम से अपने घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि एक 18 वर्षीय लड़की उसके घर के दूसरी तरफ खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी है। इसके बाद तुरंत वह पुलिस को बुलाता है और सैली के घर के चारों तरफ घेराबंदी कर दी जाती है। सबूत जुटाने के लिए सैली यानी की डेड बॉडी का ऑटोप्सी किया गया और जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सारे पुलिसकर्मी हैरान थे, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा गया था कि छुरा घोंपने के साथ साथ सैली की गर्दन, छाती और गाल पर काटने के निशान मिले थे। इससे पता चलता है कि हमलावर कितना क्रूर था। इस भयानक घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। हत्यारों को खोजने के लिए तेजी से जांच शुरू हो गई। भारी आबादी वाला इलाका होने के बावजूद भी कोई विटनेस नहीं मिले और इलाके में सिक्योरिटी कैमरास भी नहीं लगे थे। हत्यारों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के हाथों एक बहुत बड़ा सबूत लग गया था। हत्यारे ने एक गलती कर दी थी, उसने अपना डीएनए छोड़ दिया था। सैली यानी कि बीएफ लुइस को शुरुआत में इस मामले में मुख्य संदिग्ध माना गया और उसे सैली की हत्या के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि वो सैली को धमकियाँ देता था कि वो उसके अलावा दूसरे पुरुषों से संबंध न बनाए। हालांकि जब उसका डीएनए घटनास्थल पर मिले सैंपल से मिलाया गया तो मैच नहीं हुआ और इसलिए उसे 4 दिन बाद छोड़ दिया गया था।
सैली यानी की हत्या के लगभग 5 महीने बीत चुके थे और अब जाकर क्राइडन में डीएनए की जांच शुरू हुई थी। क्षेत्र में रहने वाले 40,000 लोगों में से केवल 800 पुरुषों ने ही अपने डीएनए सैंपल्स दिए। पुलिस को भी इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे मामला ठंडा होता जा रहा था। अब फरवरी आ गई थी और 18 वर्षीय सैली की हत्या की जांच में बहुत कम प्रोग्रेस हुई थी और अभी भी सैली के हत्यारे का पर्दाफाश होने में 4 महीने बचे थे। घटना की रात। सितंबर की उस रात जब सैली यानी ने हाई स्ट्रीट पर लॉर्ड्स बार में शराब पी थी, उसी रात 2 मील की दूरी पर एक और पार्टी चल रही थी। मार्क्स डिक्सी, एक 35 साल का आदमी, उस दिन अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था। भारी मात्रा में शराब पीने और ड्रग्स लेने के बाद डिक्सी और उसके दोस्तों ने आखिरकार 2:30 बजे पब छोड़ दिया था और एवोडेन रोड पर एक दोस्त के घर लौट आए, जहां वह आराम करने के लिए रात में रुक गए थे। घटना के 9 महीने बाद 15 जून, मार्क्स डिक्सी को इंग्लैंड वर्सेस त्रिनिदाद फुटबॉल के मैच पर एक बार में एक विवाद करने के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस उस समय तक गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति का डीएनए ले रही थी, चाहे वह अपराध कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिरासत में पूछताछ के दौरान डिक्सी एकदम से इमोशनल हो गया और रोने लगा, पर इस इमोशनल और रोने के पीछे छुपे कारण का बाद में पता चलता है। मार्क्स डिक्सी का डीएनए सैली यानी डेड बॉडी पर मिले डीएनए से मैच कराया गया और 2 वीक बाद इसका रिजल्ट आ गया। पुलिस के लिए एक अच्छी खबर आई थी, डीएनए मैच हो गया था। इसके तुरंत बाद बिना देरी किए डिक्सी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी संपत्ति की जांच की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर पर सैली यानी की तस्वीरें और कई आपत्तिजनक वीडियो फुटेजेस मिली। डिक्सी ने 18 वर्षीय की हत्या के लिए दोषी नहीं होने का दावा किया। कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान पता चला कि डिक्सी सैली के घर से कुछ दूरी पर ही रहता था और कैसे घटना की रात उसने अपने दोस्तों को बेडरूम में बंद कर दिया था ताकि उन्हें पता ही नहीं चले कि वह उस रात कहाँ गया था। यह भी सामने आया कि उसने सैली के शरीर पे अपने डीएनए को मिटाने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने पास की इमारत की सीमेंट की मिट्टी का उपयोग किया था। उसने सैली की बॉडी पर काटने के निशान को भी छुपाना चाहा था। बाद की अदालत की पेशियों में उसने माना कि मरने के दौरान उसने सैली यानी के साथ बलात्कार किया था, लेकिन यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसने सैली को मारा है। उसका यह दावा था कि जब वह सैली के घर के पास पहुंचा तो सैली उसे बेहोशी की हालत में मिली थी और इस स्थिति का उसने फायदा उठाया। आखिरकार 22 फरवरी 2008 में दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद जज ने डिक्सी को सैली यानी की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कंडी ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि डिक्सी 1993 से 1999 तक ऑस्ट्रेलिया में रहा था, जहां उसने सैंड्रा नाम की एक प्रेमिका का पीछा किया जिसके उसके साथ 2 बेटे थे। डिक्सी का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था जिसमें डकैती, बदसलूकी, एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट भी शामिल थी। वह मार्क टाउन, स्टीवन मैकडोनल्ड और सेंट टर्नर जैसे नामों का इस्तेमाल कर यौन अपराध करता था। इन अपराधों का पता चलने पर उसे ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था। उसने यह भी कबूल किया था कि उसने 2 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार कर उन्हें मारने की कोशिश की थी। 2017 में कुल मिलाकर डिक्सी को अन्य 17 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे 2 और मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। डिक्सी को सजा मिलने के बाद द मिरर में सैली यानी की मां लिंडा कहती हैं, अब हम जानते हैं कि उसे ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 3 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई चेतावनी जारी किए बिना ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और यही वजह है कि मेरी बेटी की मौत हो गई। आज मार्क डिक्सी कहाँ है? मार्क्स डिक्सी अब 50 साल का हो गया है और अभी भी फ्रैंकलैंड में जेल में सजा काट रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिक्सी को अनसुलझे मामलों में भी जोड़ा गया। इसमें सैली यानी से कुछ घंटे पहले एक महिला पर हमला और जनवरी 2005 में एक बेघर महिला जेनिफर कीली की हत्या शामिल है। 2040 में डिक्सी की सजा खत्म होगी, पर समय के साथ जैसे जैसे उसके पिछले अपराधों की पोल पट्टी खुलती जा रही है, मुझे उसके जेल से बाहर आना नामुमकिन लग रहा है। सो दोस्तों, आज का सफर हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।